नमस्कार, चैनल वन न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज लाइन। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। न्यूज लाइन में आज हमारे बहस का मुद्दा होगा, ये कैसा बदला। जी हां, उत्तर प्रदेश में गाली के बदले गाली की राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। पहले दयाशंकर सिंह की अपमानजनक टिप्पणी के बाद बीजेपी बैकफुट पर थी, लेकिन कार्यकर्ताओं की अभद्र प्रतिक्रिया के बाद अब मायावती और उनकी पार्टी घिरती नजर आ रही है। अभद्र टिप्पणी करने वाले दयाशंकर सिंह की पत्नी खुलकर सामने आ गई है और मायावती समेत बीएसपी के ही कई नेताओं पर केस दर्ज करा दिया गया है। हालांकि अभी तक दयाशंकर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरह से गाली के बदले गाली, अपशब्द के बदले अपशब्द कहे जा रहे हैं, ऐसे में सवाल तो उठते हैं कि आखिर ये कैसी राजनीति है, ये कैसा बदला है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह की मायावती को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर जो बवाल खड़ा हुआ, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दयाशंकर सिंह को लेकर गुरुवार को लखनऊ में बसपा नेताओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन में उनकी पत्नी, बेटी और मां को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी का मामला अब तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। प्रदर्शन के दौरान हुई गाली गलौज भरी नारेबाजी को लेकर दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह ने मायावती के साथ बीएसपी के कई नेताओं पर केस दर्ज करा दिया है। स्वाति सिंह का कहना है कि मेरे पति के अलावा कोई और राजनीति में सक्रिय नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनकी बेटी और सास पर प्रदर्शन के दौरान बयानबाजी हुई, उसे लेकर वो सदमे में हैं। मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी और जो भी उनकी पार्टी के लोग हैं, जिन लोगों ने ये चीजें की हैं, उनको भी गिरफ्तार, सबसे पहले मायावती को गिरफ्तार करना चाहिए कि इतने के बावजूद वो ये स्टेटमेंट दे रही हैं कि गुस्से में, यानी गुस्से में कोई किसी को मार भी देगा और उसके बाद ये स्टेटमेंट दे देगा कि गुस्से में हो गया, गुस्से में किया गया, सबक सिखाने के लिए किया गया। तो वो चीजें क्या धुल जाती हैं? बिल्कुल नहीं। मुझे मायावती भी लॉकअप के अंदर चाहिए और मुझे उनसे जवाब चाहिए कि क्या किसी औरत की, मतलब उन्हीं की इज्जत है, मेरी इज्जत कोई इज्जत नहीं, मेरी बेटी की इज्जत नहीं, मेरी सास की इज्जत नहीं है। पूर्व बीजेपी उपाध्यक्ष की अभद्र टिप्पणी और उसके जवाब में बीएसपी की तरफ से की गई उसी तरह की बदजुबानी ने राजनीति को निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। मायावती पर टिप्पणी करने वाले दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह ने बीएसपी कार्यकर्ताओं की तरफ से खुद को और अपनी बेटी को निशाना बनाए जाने के बाद सामने आकर बयान दिया, तो मायावती ने भी तुरंत अपना बचाव करते हुए कहा कि बीजेपी के राज्य उपाध्यक्ष ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उससे पिछड़े तबके को तकलीफ पहुंची। वहीं दयाशंकर सिंह की बयानबाजी को लेकर जो हालात उपजे, उससे उनका परिवार भी बेहद आहत है। दयाशंकर सिंह की 80 वर्षीय मां का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। नातिन पढ़े नहीं गया, हमारा नात भी पढ़ने नहीं गया। दयाशंकर जी को डर से इतना डर गया हमारा नात और नाती, घर से नहीं निकला कोई। आपको किससे खतरा लग रहा है? आपको किससे खतरा लग रहा है? मायावती से। आपके बेटे ने भी मायावती के लिए कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया था, उसको भी समझ नहीं क्या वो गलत नहीं था? उसके लिए माफी मांगी, उसके माफी मांगा पाती है, तब भी अपना हड़बड़ मचा दिया। कितना काल संसद में किया बेइज्जत, हम लोग की इज्जत नहीं है। बीजेपी के निष्कासित नेता दयाशंकर की गिरफ्तारी के लिए फिलहाल पुलिस जगह जगह खोजबीन कर रही है और वहीं बसपा सुप्रीमो पर भी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दयाशंकर सिंह जी की माताजी श्रीमती तेतरा देवी की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई थी थाना हजरतगंज को। उस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। तहरीर के कंटेंट के अनुसार धारा 120B, 153A, 504, 506 और 509 भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसके पश्चात विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। आगे उसके आधार पर कार्रवाई साक्ष्य के आधार पर की जाएगी। बहरहाल दयाशंकर सिंह के अभद्र टिप्पणी का मामला संसद से सड़क तक गरमाया हुआ है और इस पूरे मामले ने बदले की राजनीति का चेहरा भी उजागर कर दिया।
क्या गाली के बदले गाली देना चाहिए? ये सवाल चारों तरफ गूंज रहा है। यकीनन दयाशंकर सिंह का बयान घटिया था और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। महिलाओं के खिलाफ होने वाली अभद्र टिप्पणियों पर लगाम लगाने के लिए एक मिसाल भी कायम की जानी चाहिए। लेकिन इस मांग के साथ ही साथ ये क्यों भूला जा रहा है कि दयाशंकर की जिस बीवी और बेटी पर सरेआम अभद्र टिप्पणी हो रही है वो भी एक महिला ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जाहिर सी बात है, सवाल ये उठ रहा है कि पहले मायावती पर जो अभद्र टिप्पणी दयाशंकर सिंह ने की वो एक महिला के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था और उसकी चौतरफा निंदा भी की गई और जिसके चलते दयाशंकर सिंह को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन ये कैसी राजनीति हो रही है कि मायावती के जो कार्यकर्ता हैं, बीएसपी के जो नेता हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपशब्द कल प्रदर्शन के दौरान कहे, हैरतगंज में जिस तरह से उन्होंने माँ, बहन और बेटी के बारे में इतनी गलत बातें कही हैं, दयाशंकर के परिवार के बारे में कही, तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठता है कि आखिरकार क्यों गिरता जा रहा है राजनीति का स्तर। और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मनोज गोयल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज लाइन में। साथ ही पुष्प रंजन जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। पुष्प रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज लाइन में। साथ ही संदीप द्विवेदी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों ही मेहमानों के साथ इस चर्चा को अगले 1 घंटे तक हम जारी रखेंगे। सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ पुष्प रंजन जी, जिस तरीके से जाहिर सी बात है कि आपने काफी लंबे समय से राजनीति देखी होगी कि किस तरह से राजनीति होती आई है, चाहे प्रदेश की राजनीति की बात करें, चाहे केंद्र की राजनीति की बात करें। लेकिन जिस तरह से राजनीति हो रही है, जो कहा जा सकता है कि गाली के बदले गाली दी जा रही है, अपशब्दों के बदले अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही उसके पीछे सफाई ये भी दी जा रही है कि सिर्फ सबक सिखाने के लिए जो है ये कहा गया है। क्या लगता है आपको कि ये कैसी राजनीति है? कितना गिरता जा रहा है ये स्तर? आखिर जा कहाँ रहा है राजनीति का ये स्तर? देखिए, स्तर पिछले चुनाव से ही गिरना शुरू हुआ जी, उस पर मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ देश, लेकिन लगातार दलितों पे हमले जो इन दिनों बढ़े। पहले मुसलमानों पे गाय के नाम पे हमले होते बिल्कुल थे, आदत बिगड़ चुकी थी। इस बार दलित निशाना बन गया। अच्छा, दूसरा कि नेताओं की जुबान धीरे धीरे, भाई हमारा आला कमान इससे खुश होता है शायद, तो चलो कुछ भी बोल दो और लाइमलाइट में तुरंत आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, लाइमलाइट पाने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। बिल्कुल, तो वो इस बार उल्टा पड़ गया। लेकिन फिर उन्होंने गड्ढा अपनी पार्टी के लिए खोदा दयाशंकर ने, और बाद में इनकी पार्टी ने गड्ढा खोदा नहीं खोदा, लेकिन ये जमीन बराबर गाली के बदले गाली का जो सिद्धांत इन्होंने अपनाना शुरू किया, ये असल में लगता क्या है कि पहले से ही इनके बुनियाद में ही हिंसा और बदले ईंट के बदले पत्थर से जवाब देना बसपा की एक नीति रही है। मुझे ध्यान है 90 के दशक की बात आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि दैनिक जागरण अखबार को अचानक उस समय दिल्ली दफ्तर में हम लोग बैठे हुए थे, खबर आई कि लखनऊ में घेर लिया गया दैनिक जागरण दफ्तर को और बसपा पूरे लखनऊ में उपद्रव पे उतर आई है। हुआ ये था कि एक उनके मंत्री थे दीनानाथ भास्कर, जो उन्होंने एक बयान दिया था, मतलब कि उस समय मंत्री नहीं थे, पूर्व मंत्री थे। उन्होंने एक बयान इंटरव्यू दिया था दैनिक जागरण में, संवाददाता ने लिया था, और उस बयान में उन्होंने कहा था कि मायावती जी की एक बेटी है और उनका पति जो है सिपाही की नौकरी करता है कहीं सूबे में जी। इस बयान पे आग लग गई क्योंकि उनको कुमारी माना जाता है, उनको मायावती जी को बहन जी से संबंधित इसी नाते करते थे लोग। बिल्कुल। तो इस पे लखनऊ को बाकायदा दैनिक जागरण दफ्तर में लोग, तो जो लोग बच्चे कुछ थे जो भाग गए डर से, वहाँ पर मार पिटाई की पत्रकारों के साथ और घेर के वहाँ पर बाकायदा माइक पे अनाउंस होता रहा। कांशीराम जी ने खुद माइक थाम ली और कहा कि अभी नरेंद्र मोहन जो प्रधान संपादक थे और मालिक भी थे अखबार के, कि उनकी बेटी को लाओ यहीं पर, तब हम हिसाब किताब करते हैं यहीं पर। और ये नारेबाजी शाम तक चलती रही, जैसे तैसे उसको शांत किया गया। तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी की जो माफ कीजिएगा बीएसपी की जो नीति है ये आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। उसी और एक छोटा और उसके बाद मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनती हैं, उसी घटना के कुछ दिन बाद इलेक्शन होता है जी, तो पहला इंटरव्यू उन्होंने दैनिक जागरण को दिया था। इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, कांशीराम जी जब जीवित थे तो यहीं पर दिल्ली में एक दूसरी घटना है। अभी वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं आशुतोष, पहले पत्रकार हुआ करते थे और एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम करते थे उस समय, हिंदुस्तान टाइम्स में।
वो गए कुछ सवाल पूछने के लिए कांशीराम जी को, और कांशीराम जी ने वो थप्पड़ मारा उस पत्रकार को। तो ये दो घटनाएं जो इनटॉलरेंस की बातें मैं बता रहा हूं कि कैसे अब क्या है कि इस समय इनको राजनीति में एक देवी सिद्धांत होता है, जो राजनीति शास्त्र पढ़ा है जिन्होंने उनको पता होगा, याद होगा कि राजनीति का देवी सिद्धांत, आपने अपनी पार्टी को, नेता को, पार्टी के जो नेता हैं उनको, वो खुद कह रहे हैं कि मैं देवी हूं, बिल्कुल, और मेरे कार्यकर्ता जो हैं अपनी देवी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए गुस्से में वो चाहे कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी घटना हो सकती है। यानी आला कमान को भी इसका अफसोस नहीं है कि एक महिला को गाली दी गई, उसकी बेटी को गाली दी गई, उनकी सास को गाली दी गई, और इस चीज को उकसाते हुए वही नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अभी बयान दिया, आपके कार्यक्रम में आने से ठीक 10 मिनट पहले उन्होंने बयान दिया है कि 25 तारीख तक अगर दयाशंकर को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो सूबे में हम तूफान खड़ा कर देंगे। यानी इनको एक बड़ा कार्ड मिल गया है, इस कार्ड के बदले, लेकिन शर्म नहीं इसलिए कि इनको 3 दिन से वहां पर ये सब कुछ हो रहा है, औरत की इज्जत जा रही है, औरत का मान मर्दन, जब चाहे मायावती हो औरत के रूप में या औरत के रूप में ये महिला हो स्वाति सिंह, लेकिन सूबे का महिला आयोग और देश का राष्ट्रीय महिला आयोग खामोश है इस पर, सरकार खामोश है इस पर, पुलिस और कानून व्यवस्था इस पर खामोश है। मतलब कि सिर्फ बयान दर्ज किए जा रहे हैं, FIR दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं है। बिल्कुल, तो तमाम सवाल हैं जिस पे हम लोग बहस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है। अगर केंद्र सरकार की बात करें तो उनके नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मनोज गोयल साहब। गोयल साहब, आप कितना सहमत हैं पुष्प रंजन जी की बातों से, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो वो पूरी तरीके से खामोश बैठा है, अगर राज्य महिला आयोग की बात करें तो वहां पर तो सपा की सरकार है, चलिए मान लेते हैं कि वो खामोश हो सकता है, तो आप लोग कैसे खामोश बैठे हैं? मैं कुछ बातों से इनकी बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन कुछ बात ऐसी जैसे उन्होंने कही कि जब से 2 साल में अत्याचार बढ़े हैं, इसके पीछे क्या कारण है? 2014 में जब चुनाव हुए थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, तो पूरे देश का दलित वर्ग भारतीय जनता पार्टी को मिला था जी। ये उसकी एक प्रतिक्रिया है। अदर पार्टियां, चाहे वो मायावती की पार्टी हो, जो दलित वोटरों के साथ राजनीति करती हैं, वो दलितों के साथ, मुझे लगता है कि इसमें खुद षड्यंत्र करा के किसी न किसी के थ्रू उनके साथ अत्याचार करा के, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से दलितों पर अत्याचार बढ़ा है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर देखा तो कांग्रेस के टाइम में जो अत्याचार था, खुद मायावती की सरकार में जो अत्याचार था, आंकड़ों की अगर बात करें गोयल साहब, आंकड़ों की अगर बात करें, इस वक्त मैं वो पेपर साथ लेकर नहीं बैठी हूं, लेकिन आंकड़ों की बात करें तो 2013 के मुकाबले 2014 की अगर बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक, ताजा रिपोर्ट के अनुसार, जो ये केसेस हैं उत्पीड़न के, बिल्कुल हाँ, यह बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, और इसी के रिकॉर्ड के तहत जो आंकड़े हैं वो काफी जो है बढ़े हुए हैं, 47,056 बिल्कुल। और अगर 2014 के पहले की बात करें तो वो 37,000 कुछ थे, जो कि इतने ज्यादा मामले बढ़ चुके हैं सिर्फ आपकी ही सरकार में। ऐसा क्यों? आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ। कहाँ बढ़े हैं? उत्तर प्रदेश में जहां पर सपा की सरकार है, बिहार में जहां नीतीश की सरकार है, बंगाल में जहां ममता की सरकार है, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार है वहां पर आंकड़े उल्टे कम हुए हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बदनाम करने के लिए तो मीडिया द्वारा आयोजित कुछ देश के मीडिया इसको चला रहे हैं। गुजरात में भी आप ही की सरकार है। ऊना में जब लड़कों को पीटा गया, दलित लड़कों को पीटा गया, तो आखिरकार 1 हफ्ते का वक्त क्यों आपने सोचने समझने में गंवा दिया? अब तक की गुजरात की ये पहली घटना थी, इससे पहले ऐसा कांड गुजरात में नहीं हुआ। जो घटना हुई है गलत है, आपको एक्शन लेने में इतना वक्त क्यों लगा? लेकिन आंकड़े जो बढ़े हैं ना, ये अदर स्टेट में बढ़े हैं, चाहे वो मुलायम सिंह की सरकार हो, चाहे वो बिहार में नीतीश कुमार की गवर्नमेंट हो, चाहे ममता बनर्जी की गवर्नमेंट हो, चाहे जयललिता की गवर्नमेंट हो, जितने भी अदर गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट है, वहां पर जाते बढ़े। क्यों बढ़े? मतलब जिस राज्य में आपकी सरकार है वहां पर कोई भी दलित उत्पीड़न नहीं होता, कोई भी घटना नहीं होती, संख्या कम हुई है, संख्या कम हुई है। दलित हमारी सरकार से खुश है, लेकिन इस कारण क्या है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी को बदनाम करना कि दलित विरोधी है, दलित खुश है, तभी दलित उत्पीड़न, दलित विरोधी और मध्य प्रदेश में बिल्कुल ना के बराबर है, गुजरात में ना के बराबर है। ये घटना घटी है, पहली घटना है, इसकी हम बिल्कुल निंदा करते हैं, और कार्रवाई हुई है, कार्रवाई मुख्यमंत्री खुद गई है, घटनाएं होंगी जो सामने नहीं आती हैं। भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए खासतौर पर यूपी की बात है, मायावती दलित नेता है, उनको मालूम है कि दलित वोट उनके हाथ से निकल गया है। पिछले 4 महीने से जो बसपा का ग्राफ गिरता जा रहा है, उसे एक मौका मिल गया था, लेकिन उस मौके का वो इस्तेमाल न करके उल्टा उनके ऊपर ये मामला पड़ गया। चलिए कोई बात नहीं। आपसे जानना चाहेंगे संदीप जी, आपने सुना मनोज गोयल जी की बातों को, आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा मुहावरा सुनाना चाहूंगा। एक कहावत है हिंदी में कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। बिल्कुल। अगर आप मायावती जी का राजनीतिक सफर देखिए तो ये वही बहन जी हैं जिन्होंने राजनीति में सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं इस तरह के विवादों को बढ़ावा दिया। बिल्कुल। इन्हीं की राजनीति में बयान थे, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूता चार, सब जानते हैं। इन्हीं की राजनीति में फिर बीच में एक बयान आया कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। मतलब ये वोट बैंक की जिन्होंने राजनीति की, जिन्होंने वोट बैंक को खींचने के लिए जिस तरह की बयानबाजी की, तो कहीं ना कहीं वो बयानबाजी जब आपके ऊपर हो रही है तो आपको बुरा लग रहा है। दूसरी चीज, ये वही बहन जी हैं जो अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं आज अगर जिंदा है तो एक संघ के कार्यकर्ता की वजह से। अगर गेस्ट हाउस कांड में ब्रह्मदत्त द्विवेदी समय पर नहीं पहुंचे होते तो पूरी दुनिया ये जानती है कि आज ये जिंदा नहीं बचती। आज इनकी इज्जत अगर किसी व्यक्ति ने गेस्ट हाउस कांड में बचाई थी तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने बचाई थी, जो बीजेपी से पहले एक संघ का कार्यकर्ता था। आज ये संघ को घेरती है। दूसरी चीज, ये बात सही है कि दयाशंकर सिंह ने जो बयान दिया इसकी निंदा होना चाहिए, लेकिन इसमें यह भी देखना चाहिए कि उसका इंटेंशन और शब्दों का चयन दोनों में कहां अंतर है। शब्दों का चयन गलत है, उसने माफी मांगी, पूरे सदन ने माफी मांगी, भाजपा के एक भी कार्यकर्ता ने इनका समर्थन नहीं किया। सड़क से लेकर संसद से लेकर सड़क तक हर व्यक्ति ने माफी मांगी। इसके बाद भी आप सदन में बयान दे रहे हो कि उनकी मां बहन बेटी, मतलब खून का बदला आप खून से लोगे। ये कहीं ना कहीं अगर इनकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता कहता तो चल जाता, लेकिन एक बहन जी जो खुद को देवी कह रही हैं, इन्हें शोभा नहीं देता। और आप किस जबान से अपने आप को देवी कह रही हैं? ये वही देवी हैं जो खुलेआम कहती है कि हम हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। इन्होंने हमेशा हिंदू देवी देवताओं का विरोध किया है। तो आप अपने आप को जब इस तरह की देवी मानोगे तो उसी तरह की आपके साथ घटनाएं हो रही ना, फिर आप कैसे कह सकते हो कि हमारे साथ गलत हुआ है। तीसरी चीज, इनके कार्यकर्ता जो आज रोड पे उतर के इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये इनका पैटर्न रहा है। जब ये सत्ता में रहे इन्होंने गुंडागर्दी की। समाजवादी पार्टी सत्ता में रहती है तो इनके कार्यकर्ताओं को पीटती है, ये सत्ता में रहते हैं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटती है। ये यूपी में पिछले 20-30 साल से हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। और अगर आप दलित उत्पीड़न की बात करिए तो दलित उत्पीड़न के लिए सीधा मोदी जी जिम्मेदार है। स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट होता है सिक्योरिटी, कभी प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी सब्जेक्ट नहीं होता। आप कैसे पीएम को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? आप उस स्टेट के सीएम को जिम्मेदार ठहरिए। अगर गुजरात में कांड हुआ तो आनंदीबेन पटेल जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं है। यूपी में अगर केस हो रहा है तो अखिलेश यादव जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं है। तो इस तरह की जो कंफ्यूजन जानबूझ के क्रिएट किए जा रही है यूपी के इलेक्शन में सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। अगर आप राजनीतिक तौर पे देखिए तो कहीं ना कहीं बहन जी को यह भी लग रहा है कि वोट बैंक इनका खिसक रहा है। आज बीजेपी में जिस तरीके से नेताओं का पलायन हो रहा है उससे पूरी तरीके से बौखलाई हुई है और उसी बौखलाहट में इन्होंने एक छोटा सा मुद्दा अगर बेशक वो अभद्र टिप्पणी को ही लेकर क्यों ना हो तो उसको कहीं ना कहीं उस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश जो है वो मायावती करती नजर आ रही है। इस मौके को मुझे लगता है कि भुनाने के चक्कर में ये इतनी आगे निकलेंगी कि इनके ऊपर उल्टा पड़ेगा, क्योंकि आप खून के बदले तो खून नहीं करेंगे ना। आप कानून है भारत में, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है और बीजेपी की गवर्नमेंट भी नहीं है जो आप कहो कि निष्पक्ष जांच नहीं होगी, और जांच भी हो रही है। और रही बात जैसे महिला आयोग की अगर बात करो तो जब कोई मुद्दा पुलिस के पास पहुंच जाता है और जब सदन में इस तरह की चीजें डिस्कस हो जाती हैं तो महिला आयोग का कोई बहुत ज्यादा रोल इसलिए नहीं रहता क्योंकि वहां पे फिर महिला आयोग सिर्फ इतना कर सकती है कि वहां के पुलिस महानिदेशक से पूछ सकती है कि आपने क्या कार्रवाई की। अगर इसमें एफआईआर नहीं होती, अगर इसमें पुलिस एक्शन नहीं लेती, अगर इसमें इस तरह की चीजें आगे मीडिया, महिला आयोग इसमें हस्तक्षेप कर सकता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अपने बनाए जाल में ही वो मायावती खुद घिरती नजर आ रही हैं। वो कहते हैं कि गड्ढा किसी और के लिए खोदा और खुद उस गड्ढे में जा गिरे। कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पर लागू होती नजर आती है। पुष्परंजन जी, एक बात मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, दलितों की अगर बात करें, दलितों की अगर बात करें तो देश में दलितों की क्या हालत है ये हर कोई जानता है, किसी से भी छिपी नहीं है, कितनी खराब हालत है। तो लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं, क्या लगता है आपको? जाहिर तौर पर वही लोग जो जिस तरीके से अभी बात करते देवी और देवता जो बनते हैं, रहनुमा उनके बनते हैं, कहीं ना कहीं वही उनके इस हालत के जिम्मेदार भी हैं। क्योंकि मायावती की अगर बात करें तो दलितों की जितनी चिंता खुद पर की गई टिप्पणी के बाद सामने आई है, इतना शायद उनके शासनकाल में भी देखने को नहीं मिला होगा। देखिए, थोड़ा सा इस विषय पे मैं आऊंगा, लेकिन कुछ चीजें बता देता हूँ। महिला आयोग का जो काम है वो कॉग्निजेंस भी लेता है। कई ऐसे केसेज हैं इसमें कॉग्निजेंस भी लेता है कि आपका अगर स्टेट इसमें एकदम लाचार हो जाए या सेंट्रल गवर्नमेंट लाचार हो जाए तो महिला आयोग अपनी भूमिका अदा करता है। बिल्कुल। तो एक चीज ये जानना चाहिए। दूसरा ये कि मोदी जी की जहाँ तक भूमिका है, मोदी जी का कोई मंत्री अगर दलितों पर टिप्पणी करता है, कुत्ते का पिल्ला बोलता है, उससे तुलना करता है, तो वहां भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। और स्टेट लेवल का कोई नेता अगर ऊट पटांग बयान देता है, दलित महिला चाहे मायावती हो या कोई साधारण महिला हो, गैर दलित हो,
तो भी उसकी जिम्मेदारी बनती है। आला कमान जब निर्णय लेता है, उनके चुने हुए व्यक्ति ही वहां पर सूबे में कमान संभालते हैं। रंजन साहब, आपको रोकना चाहूंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हिलाल नकवी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। नकवी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल वन न्यूज में। शुक्रिया। नकवी साहब, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं कि गाली के बदले गाली जो राजनीति हो रही है इन दिनों उत्तर प्रदेश में, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। जाहिर सी बात है आप भी इस पूरे मामले से वाकिफ होंगे। मैं आपसे इतना जानना चाहती हूं कि जिस तरीके से मायावती पर अभद्र टिप्पणी की दयाशंकर सिंह ने, हालांकि बीजेपी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके पद से हटा दिया, उसके बाद 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया, लेकिन जिस तरह से मायावती के जो बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने दयाशंकर की मां, बहन और बेटी के बारे में खुलेआम प्रदर्शन के दौरान तमाम बातें कही, तमाम टिप्पणियां उनके ऊपर की, और जब अब जो है स्वाति सिंह ने केस भी दर्ज करा दिया है, इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो पूरा का पूरी घटना है, ये घटनाक्रम को अगर देखिए तो बहुत ही दुखदायी और बहुत ज्यादा दुखद है। बिल्कुल। जहां तक कि जब भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न उठता है तो भारतीय जनता पार्टी ने बेशक दयाशंकर जी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की है, लेकिन उनके बड़े बड़े नेताओं ने भी इससे कहीं ज्यादा भद्दी टिप्पणियां की है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, जो कि दलित विरोधी हुआ करता था जी। अब आ जाते हैं इस मामले के ऊपर। इसके अंदर जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने स्वाति सिंह और उनके बच्चों के विषय में जो बातें कही है, वो भी पूरी तरह से निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है, और निश्चित रूप से उसकी कांग्रेस पार्टी जो है वो निंदा करती है, और ये कोई तरीका नहीं है कि राजनीति के अंदर इस तरह से गाली गलौज की जाए। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि नकवी साहब आप हमारे साथ बने रहिए। तमाम सवाल पूछूं मैं? जी जी, नकवी साहब, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं पुष्प रंजन जी, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी रंजन साहब। नकवी साहब, इस पूरे मामले में कांग्रेस को प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, कुछ आप प्रकाश डालेंगे उस पर? क्योंकि इस मामले के कुछ पहले हाथी घोड़ा पालकी सब सज गया था, राज बब्बर सवार थे, शीला दीक्षित जी आ गई थी, सारी तैयारी हो गई थी। इस पूरे मामले में जो गाली का वातावरण बना है, इसमें लाइमलाइट में 2 ही पार्टियां दिख रही हैं इस समय, बीजेपी और बीएसपी। और खैर सूबे में जिसका शासन है वो तो बरकरार जिनसे लड़ना है। कांग्रेस इसमें पीछे चली गई, फिर अपने उस प्रचार वाले जो लाइमलाइट था उसमें कुछ बताना चाहेंगे आप इस पर? जी, एक बता आखिरी का सवाल रिपीट कर दीजिए, वो हम सुन नहीं पाए। जी, मैं बताती हूँ आपको। नकवी साहब, पुष्प रंजन जी का ये कहना है कि ये जब से ये मामला उठा है, गाली के बदले गाली, जो अभद्र टिप्पणी हुई, जब से ये मामला उठा है, उस दौरान उसके कुछ दिन पहले से ही जो कांग्रेस पार्टी थी उसने अपना विजय रथ तैयार कर दिया। उसने राज बब्बर को सवार कर दिया, शीला दीक्षित को सवार कर दिया, गुलाम नबी आजाद को सवार कर दिया, और कहीं ना कहीं मेनका गांधी को लेकर भी जो चर्चाएं थी वो माफ कीजिएगा, प्रियंका गांधी को लेकर जो चर्चाएं थी वो भी जोरों पर थी। कांग्रेस पूरी तरीके से लाइमलाइट में थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जो मामला है बीएसपी और बीजेपी के बीच फंसकर रह गया है। ये दोनों ही पार्टियां लाइमलाइट में नजर आ रही हैं, कांग्रेस कहीं खोती हुई नजर आ रही है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, यहाँ पर 2 बातें कहना चाहेंगे। पहली और सबसे स्पष्ट बात यह है कि दोनों के जो भी चर्चाएं कर रहे हैं वो लोग एक नेगेटिव चर्चाओं में इस वक्त मौजूद हैं जी। दूसरी बात यह है कि देखिए, जाति व्यवस्था को लेकर के और जाति को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई भी अभद्र बातें अगर की जाती हैं तो कांग्रेस जो है ना कभी भी उसके ना तो शामिल होती है और ना ही उस तरह की राजनीति में विश्वास करती है। निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस वक्त एक दूसरे के ऊपर माइलेज देने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत अफसोसनाक है, और ये स्पष्ट दिखाता है कि किस तरह से राजनीतिक रूप से पूरी तरह से ये दोनों की दोनों पार्टियां जो है वो बैंकक्रप्ट हो गए हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए सूट करता है कि जो मुख्य मुद्दे हैं, जिस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है, जिस तरह से ये सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है, उससे जनता का ध्यान हट रहा है। और बहुजन समाज पार्टी जो सिर्फ इस वजह से चर्चा में थी कि लगातार उसके बड़े और शीर्ष नेता छोड़ के चले जा रहे थे, उनको भी उस चीज से निजात मिली है। तो निश्चित रूप से ये लोग इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नकवी साहब, आप हमारे साथ बने रहे, तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज 9। जी हाँ, हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि गाली के बदले गाली आखिरकार ये कैसी राजनीति है। तमाम मेहमान हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़े हुए हैं। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सवाल पूछती हूँ मैं आपसे संदीप जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है, अभी जो मैंने पूछा पुष्परंजन जी से, हालांकि वो बात अधूरी रह गई बीच में, जवाब दे दूं थोड़ा? चलिए आप ही जवाब दे दीजिए। सेंट्रल का सब्जेक्ट क्यों होता है, ऐसा नहीं होता तो बेलछी कांड सबको याद होगा, बहुत जमाने की बात है। इंदिरा गांधी को जाना पड़ा, प्रधानमंत्री थी, जाना पड़ा वहां जाके देखना। इसीलिए सेंट्रल का सब्जेक्ट रहता है, जब भी कहीं अत्याचार होता है, दमन होता है, चाहे वो दलित हो या कोई और गैर दलित हो, तो जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री, वो प्रधान सेवक, इसीलिए उन्होंने अपना नाम नरेंद्र मोदी जी ने रखा था, प्रधान सेवक मैं हूँ। उस पर पीछे यही भावना थी कि पूरा देश का कमान उनके हाथ में है, देश की चिंता उनको करनी है। बिल्कुल। तो ये अलग विषय है कि फिर राज्यों में कौन किस तरह से अपनी भूमिका अदा करता है। आपने पूछा दलित दमन के बारे में, औरतों की हालात के बारे में, कौन जिम्मेदार है? इसमें समाज भी जिम्मेदार है। वो नेता जिनके हाथ में कमान है अपनी पार्टियों की, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि किस चश्मे से, किस नजरिए। अब जिस तरह से मायावती जी ने बयान दिया कि मैं देवी हूं, बिल्कुल, तो आप सिर्फ देवी के पूरे महिला जो हैं इस देश की या पूरे कायनात की, वो देवी हैं। देवी एक छोटी बच्ची भी जिसकी हम देवी पूजा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उस भावना से अलग हटके समथिंग स्पेशल, मैं स्पेशल हूं और बाकी लोग सामान्य हैं। अब देखिए, जितने दलित उत्पीड़न की बात जो मैं बता रहा था, नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो रेफरेंस आप दे रही थी, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आप वो निकाला जाए तो पता चलेगा कि कम से कम 7054 में से कम 1000 वैसे केसेज होंगे या 500 ऐसे केसेज होंगे या 300 ऐसे केसेज होंगे जिसमें महिलाओं पर भी जुल्म सितम ढाए गए हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके बारे में क्यों नहीं पार्टियां संजीदगी से देखती? मैं किसी एक पार्टी को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूं, सारी पार्टियों को, औरत को एक चश्मे से देखना पड़ेगा, उसके हटा के बिल्कुल कि वो किस जाति से बिलोंग करती है। अगर औरत के प्रति यही सोच है, तब नहीं है, तब हम स्पेशल हैं। अब इंदिरा जी की हत्या हुई तो वहां पर हुआ कि स्पेशल हैं, इसलिए बाकी जो धराशायी कर दो, समाप्त कर दो, सिख कौम को खत्म कर दो। बड़ा पेड़ गिरता है तो बड़ा पेड़ और छोटे पेड़ की जब बात होने लगती है, तब लगता है कि संविधान में जो प्रस्तावना में वी द पीपुल लिखा गया है वो खत्म हो जाता है, फिर उसकी भावना मर जाती है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। कितना सहमत हैं आप मनोज जी? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। लेकिन अभी बात उन्होंने कही कि मायावती ने कब बोला कि मैं खुद देवी हूँ, है ना। मैं अमृतसर गया तो मैंने गुरु नानक की जो है फोटो देखी, उन्होंने कहा गुरु नानक जी थे, उसके बाद रविदास जी थे, राम थे, कृष्ण थे, लेकिन इतिहास में पहली बार भारतीय समाज के अंदर एक जिंदा औरत देवी बन के सबके सामने खड़ी है और बोल रही है मैं देवी हूँ। नहीं, नेपाल। और इसके अलावा तो वो कहती है कि जो महिला जो साथ जिसके आदमी ने बोला है उनके बारे में कुछ बोला तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं उनका बयान पढ़ रहा था सुबह आज कि जो कुछ लोग असमझता तो हमारी पार्टी के बीच में आ गए थे, तो क्या नसीबुद्दीन सिद्दीकी असामाजिक लोग हैं? क्या राजभर अचल असामाजिक लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि उनकी बेटी कहाँ है, बहू कहाँ है, उनकी माँ कहाँ है? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। इन लोगों को तुरंत, चाहे मायावती क्यों ना हो, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो खुद महिलाओं के महिला का अपमान देख रही है वो क्या राजनीति करेगी? भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी पे जिस भारतीय जनता पार्टी ने उसकी इज्जत बचाई, रंधा द्विवेदी जी ने उनको गेस्ट हाउस प्लांट से निकाला, अभी इन्होंने बताया 3 बार मुख्यमंत्री बनाया जिस महिला को, आज वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर ऐसा आरोप लगाती है। मुझे उसको शर्म आनी चाहिए। जो आदमी, जो महिला जिंदा देवी, हमारे यहाँ जिंदा देवी की कभी भी कोई इतिहास नहीं है कि देव की जिंदा आदमी की पूजा होती हो, लेकिन जो खुद होती है लखनऊ में जिसकी मूर्ति विराजमान है कि मैं देवी हूँ, वो क्या राज करेगी? सिर्फ जाति के आधार पर राजनीति करना जो मायावती ने सिखाया है, इससे समाज टूटा है, बड़ा नहीं है। दलित समाज हमारा अपना समाज है, हमने उसको अपनाया। एक सवाल मायावती की वजह से दलित समाज हमसे खुद टूट रहा है, सिर्फ मायावती की बोल की वजह से। आज 2014 में जो नरेंद्र मोदी की लहर थी, पूरा दलित समाज भारतीय जनता पार्टी को मिला, मैं आपकी बात मिल रहा था। यूपी के अंदर दम चेतना यात्रा, 100 भिक्षु रोज सड़कों पे घूम रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी खासकर नरेंद्र मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं उनको बता रहे हैं। उस उपलब्धि से मायावती बिल्कुल एक तरह से मतलब बेचैन हो गई है। रंजन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी? भाषण के रौब में थोड़ा सवाल भी सुन लीजिए जरा। सवाल ये है कि अब तो दयाशंकर आपकी पार्टी का सदस्य नहीं, आपने तो सस्पेंड किया है।
सवाल कानून व्यवस्था और सुरक्षा का है। उनकी पत्नी को धमकी दी गई, परिवार के बेटी और सब खतरे में है, बेटी स्कूल नहीं जा रही है, ट्रॉमा में है। आपके देश के गृह मंत्री क्या एक नागरिक, एक औरत की सुरक्षा का क्या प्रबंध आपने सोचा इसके बारे में? कभी गंभीरता से, राजनीति अपनी जगह पे है, आपको एक अच्छा कार्ड मिल गया है, हमला ऐसा नहीं है ना, उस कार्ड का इस्तेमाल करिए और लंबे समय तक करिए, क्योंकि वो अपनी गलती से अपना गड्ढा वो भी खोदना शुरू कर दिया, बीएसपी ने अपना गड्ढा खोद दिया है। लेकिन एक देश का नागरिक राजनीति से हटकर कहीं ना कहीं मानवता के आधार पर सोचना होगा, एक औरत की सुरक्षा को लेकर ये सोचना होगा। दिन भर स्वाति सिंह अपनी सुरक्षा की गुहार लगाती रही चैनलों पर। क्या केंद्र सरकार उसके प्रति गंभीर है? आप लोग तो छोटे मोटे लोगों को जो सत्ता के गलियारे में घूमते हैं उनको भी आप लोग जेड सिक्योरिटी दे देते हैं। क्या उस औरत की अस्मिता की रक्षा हो सकती है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी बूढ़ी माँ ने ये कहा है कि हमें डर लगता है और हमें सुरक्षा चाहिए। जी अभी 1 घंटे पहले मेरे पास कैसे खबर थी कि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने यहाँ पर एक अहम, मतलब एक जरूरी मीटिंग बुलाई है कि उत्तर प्रदेश की जो ये घटनाक्रम चल रहा है इसमें स्वाति सिंह के लिए वहां की सरकार क्या कर रही है। ऐसा नहीं है, केंद्र की सरकार बिल्कुल देख रही है, इस पर पूरी इसकी निगाह है और जो भी सुरक्षा बनेगी, चाहे वो केंद्र की सुरक्षा मिले उनको, ऐसा नहीं है कि कोई बयान मिलेगी, बयान आएगा। अभी मैंने बताया ना, इस टाइम मीटिंग चल रही है, गृह मंत्रालय में मीटिंग चल रही है, इस विषय में इंतजार कर लीजिए रंजन साहब, आ जाएगा थोड़ी देर बाद, बयान भी आ जाएगा जब बैठक चल रही है। क्या कहना चाहेंगे आप संदीप जी? देखिए, ये बात सही है कि इस समय यूपी की परिस्थिति इतनी खराब है कि स्वाति सिंह क्या हर महिला अपने आप को अनसेफ महसूस कर रही है। बिल्कुल, जो स्वाति जी ने आज बयान दिया है, ये बात फैक्ट है कि महिलाएं बुरी तरीके से डरी हुई हैं और इस तरह से जो बीएसपी के लोग सड़क पे उतरे हैं उससे ज्यादा इनकी फैमिली और ज्यादा सदमे में है। दूसरी चीज, आज जिस तरीके से बीएसपी के कार्यकर्ता हर गली में, हर चौराहे पे, हर जगह धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, जब से समाजवादी पार्टी की सरकार है, अगर आप ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड दोनों तरीके से चेक करेंगे, सैकड़ों ऐसी घटनाएं मिलेंगी जहां दलित बच्चियों के साथ रेप हुए और उनकी एफआईआर तक नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आज तक एक भी बीएसपी का कार्यकर्ता उनके साथ किसी गली में धरना देने बैठा? एक उनकी लीडर के लिए कहां थे बीएसपी के कार्यकर्ता? तब दलित प्रेम कहां था? तब इनका दलित प्रेम नहीं दिखा। तो मुझे मतलब ये सब चीजें जो राजनीति से प्रेरित होकर की जा रही हैं, ये मुझे लगता है गलत है। और जिस तरीके से ये लोग जानबूझ के इस मुद्दे को बढ़ावा दे रहे हैं, वो मुझे लगता है थोड़ा सा गलत है। और रही बात यूपी में मोदी जी का इन्वॉल्वमेंट की बात, तो देखिए सिक्योरिटी हमेशा एक स्टेट का सब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट पीएम कभी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। बिल्कुल। हाँ, अगर स्टेट गवर्नमेंट फेल है और राज्यपाल की तरफ से रिकमेंडेशन आता है, तब हो सकता है कि वो एक्शन ले। दूसरी चीज, अखलाक के मुद्दे पर अगर देखो तो होम मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट मांग ली थी, तो इसके ऊपर सबने हल्ला मचा दिया था, मीडिया वालों ने सबसे ज्यादा हल्ला मचाया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है इसलिए डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रही है और मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। तो मोदी जी को अब जानबूझ के लोग इस तरीके से घेरना शुरू कर देते हैं कि वो कहीं ना कहीं वो भी एक एक्शन लेने के पहले उन्हें भी 10 बार सोचना पड़ता है कि हमें किस मुद्दे पर हाथ डालना चाहिए और किस पर नहीं डालना चाहिए। तो ये जो एक समाज में एक अजीब सी विडंबना चल रही है कि हरजन पे, आज हरजन इस कंडीशन में, तो अगर यूपी और बिहार की बात छोड़ दो तो बकाया कम से कम हरजन इस कंडीशन में है कि आज अपनी एफआईआर लिखा सकता है। आज मुद्दे सामने आ रहे हैं। अगर आप इसके पहले देखिए, कांग्रेस का 60 साल का शासन देख लिए, अगर इतनी कांग्रेस दलित प्रेम वाली सरकार थी तो क्यों आज दलित गरीब है, क्यों आज भी दलित कमजोर है? और आप 24 महीने की सरकार पे उंगलियां उठा रहे हो कि आपने क्या किया। अरे उसे भी तो आप कुछ टाइम दीजिए। बिल्कुल। दूसरी चीज, यूपी में कांग्रेस ही बैकफुट पे कहीं ना कहीं, अगर देखिए समाजवादी पार्टी के साथ आप ही कहीं ना कहीं बैकफुट पे सपोर्ट करते हो। कांग्रेस में जितना ज्यादा लोगों ने बयानबाजी की महिलाओं को लेके, मुझे लगता है इतनी ज्यादा बदतमीजी किसी पार्टी में नहीं होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है। दिग्विजय सिंह की बात करें, संजय निरूपम की बात की जाए, व्यायार रवि की बात की जाए, तमाम ऐसे नेता भरे पड़े हैं जिन्होंने कहीं उनके नेता कहते हैं कि बीजेपी पुरानी हो जाती है, समथिंग कुछ बयान देते हैं। तो मुझे लगता है कि पहले इन लोगों को, सभी पार्टियों को, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, दद्दा का बयान था कि युवाओं से अक्सर गलतियां हो जाती हैं। आप किसी लड़की के साथ बलात्कार करके उसका जीवन बर्बाद कर रहे हो और आप कह रहे हो गलतियां हो जाती हैं, ऐसे लोगों को तो गोली मार देना चाहिए जो ऐसी गलतियां करते हैं। तो कोई भी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, राजनीति से हटकर जो है महिला सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ रंजन साहब, जिस तरीके से ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है, मायावती की अगर बात करें तो मायावती ने जिस तरह से स्वाति रंजन सामने आई, मायावती ने तुरंत अपना जवाब भी दे दिया। मायावती ने कहा कि जो किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो किया, वो एक सबक सिखाने के लिए किया गया। क्या आपको लगता है सबक सिखाने सिर्फ यही एक तरीका था और क्या ये तरीका सही था, कोई और दूसरा रास्ता नहीं सूझा उन्हें?
नहीं, अफसोस ये है, देखिए बीजेपी की लीडरशिप यहीं पर थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, उसका कद बड़ा हो जाता है। बीजेपी की लीडरशिप ने फौरन कार्रवाई की, दयाशंकर को सस्पेंड किया और कानून को भी अपना काम करने के लिए कहा कि आप अपना जो भी FIR करना है, तमाम चीजें, उसको अरेस्ट कीजिए कहीं से भी खोज के। एक चरित्र बीजेपी ने यहाँ पर खड़ा किया। बिल्कुल। एक दूसरे तरफ एक पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि गुस्से में या जो भी उसका परिणाम है वो देखिए, यानी इनडायरेक्टली आप प्रमोट कर रही हैं हिंसा को, प्रमोट कर रही हैं गाली गलौज को। ये प्रदर्शन करने से पहले भी आपको याद होगा कि उन्होंने सदन में क्या कहा, कि सदन में भी कहा कि जो उसने कहा वो उसकी बेटी के लिए कहा, उसकी माँ के लिए कहा, और उन्होंने कहा कि दलितों का अगर गुस्सा फूट पड़ा तो वो जो है सड़क पर बिल्कुल धमकी दी, और वो जो तस्वीर है वो देखने को मिली भी। अच्छा, इसमें क्या है, मैं देख रहा हूँ कि ये कोई ये ना मान ले कि पूरा दलित समाज जो है उनके साथ खड़ा है। वहां भी बहुत फिरके बंटे हुए। उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति को देखिएगा तो वहां पर एक खास वर्ग को बिलोंग करती हैं और खास दलित राजनीति को लेके मायावती जी चल रही हैं। बिल्कुल, बाकी सारा का सारा कुनबा उनके पीछे नहीं है। ये भी ध्यान रखने की बातें हैं। दूसरा ये है कि सदन में भी मैं जब देख रहा था, राज्यसभा में अठावले जी बोल रहे थे, जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, बिल्कुल, वो उस चीज को गंभीरता से नहीं ली। जब मायावती पर जो इस तरह की बातें कही गई थी तो उसे उन्होंने कहा कि उन्होंने थोड़ा सा गलत कह दिया। वो तो मायावती तो धन की देवी हैं, देवी तो हैं लेकिन धन की देवी हैं, दौलत की बेटी, मतलब दौलत की बेटी है। तो ये भी एक गंभीर, एक औरत पे इस तरह का हमला हुआ है, उसके चरित्र पर हमला हुआ। और आप भी एक दलित नेता हैं, तो आप जिस तरह से इस मामले को लाइटली और हाथ से का मुद्दा बना रहे हैं, कि जो लकीर है वो खींची हुई है, साफ दिखता है। उसी सदन में रामविलास पासवान भी हैं, कई सारे उदित राज हैं, मेरे साथ पढ़े उदित राज। मुझे अफसोस होता है कि ये कहाँ चला जाता है दलित चिंतन। दलित चिंतन पर, दलित राजनीति पर फिर नए सिरे से समीक्षा करने की आवश्यकता है। रंजन साहब, मुझे तो ये लगता है कि दलित जो प्रेम है, दलित जो चिंतन है, ये सब आगामी चुनाव के पहले ही। और आश्चर्य है, बिल्कुल आश्चर्य कि सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर का नाम भुनाते हैं, सब ज्योतिबाई फूले के नाम भुनाते हैं, सब तमाम जो बड़े आइकॉन हैं दलित राजनीति के, उनके नाम की चर्चा करेंगे, उनकी शपथ खाएंगे, उनके मार्ग पे चलने की बातें करेंगे। लेकिन फिर वही होता है कि आप ईंट के बदले में पत्थर चलाना आप शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। क्या लगता है आपको संदीप जी कि मायावती को जिस तरीके से झटके पर झटका लग रहा था, एक के बाद एक जो नेता हैं, जमीन से जुड़े जो नेता थे उनके, वो छोड़कर जा रहे थे, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, चाहे RK चौधरी की बात करें, या फिर तमाम और दूसरे नेताओं की बात करें, तो कहीं ना कहीं बैठे बैठाए एक मुद्दा उस वक्त उनको मिला जब वो बिल्कुल अपनी जमीन तलाशने में जुटी हुई थी और बहुत ज्यादा परेशानी की स्थिति में थी। तो उनको ये संजीवनी लगी कि इस मुद्दे को अब इन्हें भुना लेना चाहिए, क्योंकि जबान का फिसलना जो है वो हमेशा भारी पड़ता है। और कहते हैं बंदूक से निकली गोली और जबान से निकली बोली कभी वापस नहीं ली जा सकती। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाने का जो फैसला है वो मायावती ने कर दिया, और इसी के चलते उन्होंने मां बहन बेटी को भी सदन में कोस डाला। मैं आपको दो बहुत रिसेंट एग्जांपल्स कंपैरेटिवली देना चाहूंगा जी। जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी की नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट में पेशी हुई थी तो पूरे देश में शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस ने किया था जी। वो अगर आप देखिए तो वो राहुल गांधी ने जिस तरीके से बयान दिया था कि एक आम आदमी के साथ आप गरीब आदमी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, तो उस समय देखने वाली ये बात थी कि गरीब आदमी राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की और पूरे कार्यकर्ताओं को पूरे देश में उन्होंने शक्ति प्रदर्शन करवाया। बिल्कुल, इस मुद्दे में कहीं ना कहीं मायावती जी को भी ये लगा कि एक बहुत अच्छा मौका मिला है, और जिस तरीके से पार्टी टूट रही थी, जिस तरीके से बीजेपी और समाजवादी पार्टी में इनके नेताओं का मिलना और जाना हो रहा था, तो उसने भी लगा कि कहीं ना कहीं एक हमें बहुत अच्छा मौका मिला है। और जिस तरीके से कांग्रेस इस समय यूपी में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से मीडिया कवरेज लिए हुई थी, तो ये टोटली बैकफुट पे गई थी, तो इन्हें एक मौका मिला कि अपना शक्ति प्रदर्शन करके दोबारा से लाइमलाइट में आए और कार्यकर्ताओं में एक जोश भरे। लेकिन वो कहीं ना कहीं जोश में थोड़ा होश खो बैठे, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा होश खो बैठे। अगर ये मुद्दा सिर्फ एक महिला का मुद्दा रहता तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा मुद्दा था। जहां ये दलित और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में गया, वहीं इस मुद्दे ने एक महिला की
हकीकत में गर्मा को खत्म कर दिया। बिल्कुल जाहिर सी बात है। रंजन साहब, आपसे एक चीज मैं जानना चाहूंगी, इस तरह के जो कह सकते हैं घटिया मुद्दे जो हैं, इनकी वजह से कहीं ना कहीं दलितों के बारे में जो चिंतन है वो एक तरह से हाशिए पर चला जाता है। जो चिंतन करना चाहिए, जिस तरह से उनका होना चाहिए, तो वो हाशिए पर चला जाता है। दलितों को सम्मान दिलाने के बजाय अपने अपमान को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने से ज्यादा फायदा इन नेताओं को मिलता है। शायद इसीलिए इस तरह की राजनीति जो है इन दिनों देखने को मिल रही है। देखिए, अब इसमें दलित चिंतन को इस समय दलित चिंतन क्या चल रहा है और आज से 10 साल पहले, उससे भी और पहले, मतलब शुरू से ही उसको हम देखेंगे तो अलग अलग पार्ट में बंटना शुरू हो गई। ये जो दौर है दलित चिंतन का, इसमें हिंसा, ईंट के बदले में पत्थर, ये सब चीजें जैसे जैसे घुस रही हैं वो नुकसान कर रहा है समाज को भी। बिल्कुल, वो उसको भटकाव की तरफ ले जा रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए लोग उसका इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं और सारी पार्टियां करना शुरू कर रही हैं। आज जिस तरह से अरविंद केजरीवाल गए वहां पर, या उसके पहले राहुल गांधी गए, या और भी लोग एनसीपी के नेता भी गए, गुजरात की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो साफ साफ दिख रहा है कि बड़ा आश्चर्यजनक है, 1-2 लोग जो अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके थे, उनके आने के 2 घंटे पहले अस्पताल में दोबारा से भर्ती हो गए। तो इतना हास्यास्पद ये दलित मामला, वोट बैंक की राजनीति है वो जो है, और ये हास्यास्पद हो गया ना। आओ दलित खेले हैं, ये कह रहे हैं आप। हाँ रचना जी, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा समय है जहां पे अगर हम दलित, सवर्ण और मध्यवर्ग की बात ना करके अगर हम गरीब और अमीर की बात करें तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल। आज की अगर आप स्थिति देखिए तो मायावती एक दलित से ज्यादा कहीं ना कहीं एक पावरफुल लेडी है। नहीं, वही और स्वाति सिंह, अगर स्वाति सिंह की बात करो तो एक राजनेता की, एक नेता की पत्नी होते हुए भी आज सबसे ज्यादा कमजोर है। आज उनकी परिस्थिति है कि उनकी बूढ़ी माँ को, जो आज मुझे लगता है कि 80 साल से ऊपर की होंगी, उन्हें जाके थाने में FIR लिखानी पड़ रही है, जब उनके साथ कोई सपोर्टर नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। लेकिन तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप दलित और कास्टिज्म का वोट खेल रहे हैं, गलत है। यहाँ पे आप सिर्फ गरीब, अमीर और कमजोर और मजबूत व्यक्ति के आप एक चीज पर ध्यान दिए, दोनों ही ताकतवर लोग हैं, इसलिए मामला लाइमलाइट हो गया, टीवी पे आ गया, सब कुछ आ गया। आप गांव की स्थिति जाके देखिए, जो जमींदार हैं, तो और ताकतवर हैं, वही तो मैं गरीब दलित को दबाते हैं, गरीब सवर्ण को दबाते हैं, कोई उसका सुनने वाला नहीं है। जहां पे सवर्ण, स्वाति सिंह तो वोकल हैं, तो उन्होंने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, हर चीज को काटा है उन्होंने। जहां सवर्ण गरीब दबाया जाता है वहां कितने लोग आवाज उठा लेते हैं। देखिए यहाँ पे बात यह है कि गरीब, चाहे दलित हो चाहे सवर्ण हो, ये सब सिर्फ राजनीतिक रोटियां नेता सीख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आज कोई भी यूपी में हकीकत में फैक्ट है कि अगर 100 केसेस होते हैं तो 10 की भी FIR नहीं लिखी जाती है। कितने पार्टियां जाके अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी हो जाती है, ना बीजेपी खड़ी होती है, ना BSP खड़ी होती है, ना कांग्रेस खड़ी होती है। बीजेपी खड़ी होती है, ऐसा नहीं आपका सर, आप 1 साल से खड़े हो रहे हैं, सर 1 साल से खड़े हो रहे हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता सबसे ज्यादा सर्वाइव कर रहा है। गोयल साहब, आप ये बता दीजिए कि आप ही की पार्टी के नेता थे दयाशंकर सिंह जी, जिनको हटा दिया गया, कर दिया गया, ठीक है, आप उनके परिवार के साथ ही खड़े रहते, राजनीतिक पार्टी ना होने के नाते, इंसानियत के नाते खड़े रहते। पूरा जीवन समर्पित किया उस व्यक्ति ने अपनी पार्टी को, और आपने उसको निकाल के बाहर कर दिया। उनके विषय में हमें आपको कोई बात नहीं करनी, हमारी पार्टी के वो कार्यकर्ता नहीं है। मतलब पार्टी की सेवा नहीं की उसने, सिर्फ एक शब्द की वजह से आप उसको साइड से कर देंगे। इसलिए नहीं, दयाशंकर सिंह सुनो, एक पढ़े लिखे इंसान थे, पार्टी ने एक गलती की, आपने पार्टी के पद से 2 बार पार्टी ने उनको MLC लड़ाया। नहीं, पार्टी ने जो निर्णय लिया बहुत सही लिया, पदों से मुक्त करना मुझे समझ में आता है, लेकिन कम से कम उनकी माँ के और बीबी के साथ तो आपको खड़े होना चाहिए। होने के नाते ना सही, एक इंसान होने के नाते, इंसानियत के नाते आपको साथ में होना चाहिए। पर आप खड़े हो सकते। चलिए चलिए, अब समय की कमी है, आप तीनों ही मेहमानों से मैं लास्ट रिएक्शन जानना चाहूंगी। सबसे पहले मनोज जी, आप 2014 में जिस तरह मायावती को यूपी में बिल्कुल 0 घंटा मिला था चुनाव के, तब से मायावती घबराई हुई थी और बिल्कुल जो है बैकफुट पे थी। उसी का परिणाम था कि मायावती को एक बड़ा मुद्दा मिल गया था, लेकिन अपने जाल में वो खुद उलझ गई। इस तरह के बयान देगा कि मैं देवी हूं और जो महिलाओं के साथ हो रहा है वो सही हो रहा है। मायावती आज बैकफुट पे है। मायावती सिर्फ एक ही जाति की पार्टी की नेता बन के रह गई है। मेरा मानना है कि मायावती को जिस तरह से 2014 में यूपी की जनता ने जो है नकार दिया था, 2017 के चुनाव में मायावती फिर अंडे पे आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं ये जो सुन लीजिए जरा, हाँ, मैं आपको भी बोलने का मौका दूंगी रंजन साहब, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी गोयल साहब की बातों पे, मुद्दा चाहे महिला सुरक्षा से जुड़ा हो, मुद्दा चाहे कानून व्यवस्था से जुड़ा हो, लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकनी जो आदत है वो कभी नहीं जाएगी। क्या कहना चाहेंगे जल्दी से आप? ये कीचड़ के बदले में कीचड़ फेंकने की जो परंपरा शुरू हुई है ना, ये राजनीतिक गंदगी समाज को गंदा कर रहा है। इस पर गंभीरता से सोचिए आप लोग, और इससे कोई फायदा ना
आपको होने वाला है, ना बीएसपी को होने वाला है। बिल्कुल, ना बीजेपी को फायदा होने वाला, बीएसपी को होने वाला। इस केस में मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा। अटल जी जब पीएम थे, इवन अटल जी जब बहुत बड़ी हस्ती थे, तो कई बार उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगे, लेकिन उन्होंने कभी लौट के जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है कि आज के नेताओं को उनसे इस तरह की चीजें सीखने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रंजन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, गोयल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं इस चर्चा से एक बात निकलकर सामने आती है कि राजनीति से हटकर महिला सुरक्षा के बारे में सोचना होगा, और इस तरह की राजनीति का स्तर जो है वो गिरता ही जा रहा है कि गाली के बदले गाली, ईंट का जवाब जो है पत्थर से देना, ये कहां की राजनीति है। कहीं ना कहीं इससे हमारे समाज में ही जिस तरीके से कहे कि दलित उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, उस पर तो सवाल खड़े होते ही हैं कि जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, दलितों का उत्पीड़न किसी हालत में नहीं रुक सकता है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों को यह सोचना होगा राजनीति से हटकर कि महिला का जो सुरक्षा का अधिकार है वो उसको मिलना चाहिए, और कहीं ना कहीं महिलाएं जो सम्मान की पात्र हैं उनको सम्मान भी मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे राजनेता हो, चाहे राजनेता ना हो। मेरे साथ न्यूज लाइन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। नमस्कार।